सर जी चैप्टर नंबर 4 आपको मैं चैप्टर नंबर 4 के पहले 5 यूनिट्स करवा चुका था। उसके टेस्ट भी हो गए थे। कोई सवाल उनमें से पूछने तो पूछने, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। चैप्टर नंबर 4 के पहले 5 यूनिट में करवा चुका था। जी ज़कात में से सवाल है, जरूर पूछिए। सर अगर आपने ज़कात दे दी है, अगर आपने ज़कात दे दी है, होता पता क्या है? अब स्टोरी सुन लो। बैंक वाले जब आपको प्रॉफिट ऑन डेट देते ना तो ज़कात काट के देते हैं। अब जब प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो गई तो एक बार जब प्रॉफिट ऑन डेट में से माइनस हो गई तो फिर दोबारा टोटल इनकम में से माइनस नहीं होगी। उसने ये लिखा हुआ, अगर प्रॉफिट ऑन डेट में से ज़कात माइनस हो गई तो फिर टोटल इनकम में से दोबारा ज़कात माइनस नहीं होगी, ये लिखा हुआ। जी सर, और कोई सवाल? और कोई सवाल सर? वर्कर वेलफेयर फंड हो गया, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड हो गया। जी every individual shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid by the individual in a tax year provided that the taxable income of the individual is less than rupees 1.5 million. The amount of deductible allowance shall be lower of 5% of tuition fee, 25% of person's taxable income, 60,000 to number of children. Sir, 1, 2, 3, ये 3 चीजें हमने इस पर बड़ी डिटेल में डिस्कशन भी की थी और मुझे याद है मैंने ये एग्जांपल्स भी कराई थी। उसके बाद डेफिनेशंस आ गई थी, डेफिनेशन की बड़ी डिटेल से डिस्कशन थी। जी रेजिडेंट पर्सन में से कोई सवाल? रेजिडेंट पर्सन में से कोई सवाल है तो पूछिए। समझ आ गई? डिटेल से समझ आ गया था? कोई मसला मसाइल? रेजिडेंट कंपनी भी होगा था, रेजिडेंट एओपी भी होगा था। कोई एक शर्त भी पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट कंपनी होगी। हमने 3 बातें कही थी ना, कोई एक भी पूरी हो जाए। अगर कोई नहीं पूरी हुई तो वो रेजिडेंट कंपनी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी क्या हो जाए, एक कंपनी यूके के साथ इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट कंट्रोल उसका पाकिस्तान में फुली, हाँ जी। तो अच्छा जी, अब अगली बात करने लगा हूं आपसे। सर जी मेरे साथ आ जाइए और आज की जो अगली बात है वो है टैक्सेबल इनकम टू टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम टू टैक्स लायबिलिटी। आप टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की तरफ, आज मैंने आपको सबसे पहले काम ही ये कराना है कि टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी सवाल शुरू करते हैं आप पहले देखते हैं कि ये टैक्सेबल इनकम है या ये टैक्सेबल इनकम तो है, ये किसकी टैक्सेबल इनकम है। सबसे पहले ये देखना है कि ये किसकी टैक्सेबल इनकम है। क्या ये इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम है, एओपी की टैक्सेबल इनकम है या कंपनी की टैक्सेबल इनकम है। सबसे पहले आपने ये देखना है। ये उमर को दे दो, उसे कोई चार्जिंग करना। टैक्सेबल इनकम देखनी है इंडिविजुअल की है, एओपी की है या कंपनी की है।
और अगर इंडिविजुअल की है तो मजीद आपको देखना है कि क्या ये सैलिड है या ये नॉन सैलिड है। इंडिविजुअल की टैक्सेबल इनकम है तो आपने देखना है कि ये सैलिड है या ये नॉन सैलिड है, ये सैलिड है या ये नॉन सैलिड है। सर अगर इंडिविजुअल है तो देखना है सैलिड। सैलिड कौन होता है? जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्स इनकम 75% से ज्यादा हो। जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो, ये है सैलरीड पर्सन। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो तो ये सैलरीड पर्सन है। नॉन सैलरीड क्या है? इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम इक्वल टू और लेस देन 75%, इक्वल टू और लेस देन 75%। सर जी ये नॉन सैलरीड है। एग्जाम्पल लीजिए। सर जी एग्जाम्पल लीजिए। एक बंदा है, उसकी सैलरी इनकम थी 100 रुपये, प्रॉपर्टी इनकम थी 5 रुपये, कैपिटल गेन था 3 रुपये, ज़कात दी थी 8 रुपये की। तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 100। सर बताइएगा, सबसे पहले देखा, ये बताइएगा ये पर्सन सैलरीड है या नॉन सैलरीड? इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी है? 100। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 100। ये कितना बन गया? 100%। ग्रेटर देन 75% है, इसे क्या कहा जाएगा? सैलरीड। सैलरी की क्या है सर जी? केस नंबर 2, सैलरी थी 75, बिजनेस था 10, ज़कात थी, अदर सोर्स था 20, ज़कात थी 5। जी बताइएगा जरा। सर जी कितनी तो टैक्सेबल इनकम कितनी बनी? 100। जी ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? 75 डिवाइडेड बाय 100, ये बना 75%। सर जी पूरा 75% हो तब भी ये नॉन सैलरीड होगा। पूरा 75% हो तब भी ये नॉन सैलरीड होगा। सर आपको ये बात समझ आ गई सैलरीड और नॉन सैलरीड कैसे पता कराना? इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। समझ गए सर जी? जी इसको नोट करें, पहला स्टेप ये है। सबसे पहले ये देखना है टैक्सेबल इनकम किसकी है। जब आपने वो देख लिया तो दूसरे नंबर पे देखना है कि ये अगर इंडिविजुअल है तो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। अगर सैलरीड है तो फिर क्या देखना है?
इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 75%। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम कितना हो, 75% से ज्यादा होना चाहिए। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम मस्ट बी ग्रेटर देन 75, तो ये सैलरीड होगा, अदरवाइज नॉन सैलरीड होगा। सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, सर ये सैलरीड नॉन सैलरीड के चक्कर में पढ़ क्यों रहे हैं? सर जी इसका जवाब ये है क्योंकि एफबीआर वालों ने सैलरी पे रेट अलहदा रखाया है और नॉन सैलरीड पे रेट अलहदा रखा है। सैलरीड पे रेट अलहदा है और नॉन सैलरीड पे रेट अलहदा है। फॉर इंडिविजुअल नॉन सैलरीड where taxable salary is less than or equal to 75% of taxable income। जी 6 लाख तक सैलरी हो तो 0%, 6 से 12 लाख हो तो 15%, 6 लाख से ऊपर का 15%, 12 से 16 हो 90,000 और 12 लाख से ऊपर का 20%, 20 से 32 हो 16 लाख से ऊपर 1,70,000 प्लस 16 लाख से इजाफी का 30%। इस तरह से चलता है नॉन सैलरीड के केस में, और अगर सैलरीड हो तो भी इस तरह से टेबल है। एक आपको मैंने बताया तो है लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बंदा है, उसकी सैलरी है 14,75,000 और ये एक बंदा है जिसकी इनकम है 14,75,000 और ये नॉन सैलरीड है, तो इस पे कितना टैक्स लेगा? पहले स्टेप में क्या देखते हैं, इंडिविजुअल है, एओपी या कंपनी है। दूसरे स्टेप में क्या देखते हैं, अगर इंडिविजुअल हो तो देखते हैं सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। यहाँ पर उसने बता दिया नॉन सैलरीड है। अगर नॉन सैलरीड हो तो इस स्लैब पर आ जाना है, इस टेबल पर आके ढूंढना है। जरा बताओ 14,75,000 किस स्लैब में फॉल कर रहा है? थर्ड में फॉल कर रहा है। शाबाश। अब इस पे टैक्स कितना बनेगा? 14,75,000 माइनस 1,20,000, 14,75,000 माइनस 1,20,000, इसका कितना जी? इसका 20% है, इसके अलावा 90,000 तो है ही है। 14,75,000 माइनस 12 लाख, ये जितना आया इसका 20% प्लस 90,000। जी बताइएगा ये कितना बना सर? 1,45,000। भैया आपको पता चला कैसे वर्किंग हो रही है? एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। सर जी एक बंदा है, उसकी इनकम है 4,125,000 है नॉन सैलरीड, कितना टैक्स लगेगा? सबसे पहले आपने नॉन सैलरीड के टेबल पर आ जाना है और टेबल पे आने के बाद आपने देखना है कि ये कौन सा स्लैब है। 4,125 जी शाबाश 5। फिर उसके बाद आपने देखना है 6,50,000 तो लगना ही है, इसके ऊपर कितना है? 4,125,000 माइनस 3,200,000, इसका कितने परसेंट? 40%। जी जी बताइएगा। 10,20,000 प्लीज कंफर्म कीजिए, यही आ रहा है? और मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर एक बंदा है वो कहता है भाई मेरी तो बड़ी ज्यादा इनकम है, मेरी इनकम है 1,45,000,000 यानी 14.5 मिलियन, तो कौन सा स्लैब लगेगा? लास्ट वाला।
1610,000 प्लस 145,000,000 माइनस 56,000,000 जी कितना बन गया? इसका 45% लेना है आपने। जी भाई 56 लाख 15,000। यही बन रहा है। अच्छा अब जरा मेरी बात सुनो, यहां तक अगर आपको सारी बातें समझ आ गई तो एक कीमती पॉइंट बताने लगा हूं, वो सुनना। वो कहता है अगर किसी बंदे की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो और वो नॉन सैलरीड हो तो जितनी लायबिलिटी निकलेगी उसमें 10% मजीद ऐड कर देना। जितनी लायबिलिटी निकलेगी उसमें 10%। अब ये देखो 5615,000 था, ये देखो इसकी इनकम कितनी है, 10 मिलियन से ऊपर है ना। इस पर क्या होना है, 10 मिलियन से ऊपर पे क्या होना है सर जी, 10% मजीद लगना है। जी बताइएगा 5615,000। सर जी मैंने जितनी लायबिलिटी निकली थी इसका 10% लेकर ऐड कर दिया, तो ये कितना बन गया, जी प्लीज बताइएगा, इतना ही बना। निचोड़, अगर किसी बंदे की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा और वो नॉन सैलरीड है तो जितनी लायबिलिटी उसकी बनेगी उसका 10% लेकर मजीद उसमें ऐड कर देना। इसको कहते हैं हाई अर्नर सरचार्ज। क्या कहते हैं, हाई अर्नर सरचार्ज। नॉन सैलरीड के केस में ये 10% होता है, सैलरीड के केस में ये 9% होता है। सर मैंने ये सारी बातें आपको बता दी और अब मैं सैलरीड की बात करने लगा। इसमें कोई ख़ास बात करने की है ही नहीं, क्यों, जो तरीका आपको मैंने बताया उसी पर ही चलना है। सैलरीड में बस ये है कि इसका टेबल फ़र्क होता है। 75% से ज़्यादा इनकम अंडर द हेड सैलरी है तो ये वाला टेबल अप्लाई होगा, इस टेबल के मुताबिक चलेंगे। सर आपको तीसरी बात बताऊं, एओपी होगा, अगर इंडिविजुअल ना हो एओपी हो तो भी यही रेट होता है, एओपी हो तो भी यही वाला टेबल होता है। मुझे ज़रा मैं 3 फिगर्स आपको बताता हूं, ज़रा वो करके बताते हैं। जी सर जी 4 लिखने लगा हूं। 4 आइटम्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप सब लोग अभी कीजिए, ऑनलाइन वाले पॉज करके यहां पे वीडियो को पहले इन चारों की वर्किंग करें, फिर उसके बाद वीडियो आगे देखिएगा। 1,50,000 इंडिविजुअल है, सैलरीड है, कौन सा स्लैब है, दूसरा। 1% एक्सीडिंग 6 लाख, 7,50,000 माइनस 6 लाख का 1%। जी कितना बना, 2,780,000 2,780,000 स्लैब नंबर 4। स्लैब नंबर 4 कहता है 1,16,000, यही कहता है ना, 1,16,000 प्लस। जी
2780,000 माइनस 2.2 मिलियन, इसका कितने परसेंट? 23%। जी जी सर। टू टोटल हाँ जी, टोटल 249,399 थ्री 400 कर दें। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा? आओ मेरे साथ, तीसरी बात है 4.5 मिलियन। जी सर, 4.5 मिलियन। $4.5 मिलियन। स्लैब नंबर 6। शाबाश। क्या कहता है वो? 616,000 प्लस 4500,000 माइनस 4100,000 कितने परसेंट? 35%। टोटल आ जाएगा 7,56,000। 756। इसका 10% लेंगे? क्यों जी? वो 10 मिलियन से ऊपर होता है। और वैसे भी अगर हो 10 मिलियन से ऊपर भी होता तो हम कितना लेते? 9%। तो सर अगला आ गया 11700,000। अब इसका जरा देखो, स्लैब नंबर 6 है। स्लैब नंबर 6 क्या कह रही है? 616,000 35% ऑफ द एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। 616,000 प्लस 11700,000 माइनस 4100,000। इसका कितने परसेंट? 35%। जी 3276। जी यहां पर बात अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये 10 मिलियन से एक्सीड भी कर रहा होगा तो 9% लगा क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि सैलरी है या नॉन सैलरी। सर ये आपने फिर टेबल सैलिड वाला क्यों लगाया? सर ये तो अंडरस्टूड है कि सैलिड है। लेकिन अगर ये 10 मिलियन से क्रॉस करेगा तब भी 9% लगेगा, तो वो तो नॉन सैलरी के होते हैं 9%। नॉन सैलिड का 10 है, सैलिड का 9 है। ये सर सैलिड है, सैलिड का 9 है। वो नीचे इस टेबल के नीचे ये देखो यार, एक बार ये पढ़ लो एहतियात करना। A surcharge shall be payable at 9% of the gross amount taxability for salaried individual and 10% of gross tax liability for non-salaried individual and AOP where the taxable income exceed 10 मिलियन। जी इसकी बात यहां पर खत्म नहीं हुई। 3276,000 का 9%। जी 294840। इसको जमा कर लो। 3570840। लो सर। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ये मुश्किल तो नहीं लग रहा?
सर जी इंडिविजुअल सैलरीड नॉन सैलरीड भी हो गया सर, इंडिविजुअल सैलरीड नॉन सैलरीड दोनों हो गए सर। एओपी, एओपी पे कौन सा रेट लगना है? नॉन सैलरीड वाला रेट लगना है। एओपी पर नॉन सैलरीड वाला रेट लगना है, लेकिन एक बात बड़ी कीमती लिखी हुई है, बस वो पढ़ा दूं और हमारी ये वाली बात आगे निकलेगी। ये बात क्या लिखी हुई है भाईजान? एक जुमला नीचे आ रहा है और वो जुमला ये है, अगर एक ऐसा इदारा है जो कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता और वो मजबूरन एओपी है, तो फिर उस पर 45% रेट नहीं लगेगा बल्कि 40% रेट लगेगा। सर जी कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं, जैसे हमारा प्रोफेशन है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉ कहता है कि यहाँ सीए फर्म ऑडिट करेगी, सीए कंपनी नहीं होती, यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हमारा प्रोफेशन कहते हैं अगर आप ऑडिट करें तो विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑडिट कीजिए। तो अगर प्रोफेशन मना कर दे कि आप लिमिटेड लायबिलिटी नहीं हो सकती, यानी आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर नहीं हो सकते, तो फिर उस केस में जो रेट है वो 45% नहीं होगा बल्कि 45% नहीं होगा बल्कि 40%। तो यहां पर 45 की बजाय क्या लिख देंगे? 40% लिख देंगे। ये किसके लिए? ये एक ऐसी कंपनी के लिए, एक ऐसी एओपी के लिए जो कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं हो सकती। लेट से सीए फर्म है, लॉ फर्म है, और सर समझ आ रहा है? अब अगली बात सुनो, एक सीए फर्म है और एक लॉ फर्म। अगर एक सीए फर्म है जिसकी इनकम है 13.7 मिलियन, तो आप बताएं इसकी लायबिलिटी क्या होगी? 13.7 मिलियन मैंने कहा है, यही कहा है ना जी। स्लैब तो हतमी तौर पे लास्ट ही होगा जी सर। 1610000 प्लस, हाँ जी आगे क्या करना है? 40% तो लगना है 1370000 माइनस 560000 इसका 40% जी। 485000 485000। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? क्या बात यहाँ पे खत्म हो गई? क्यों जी? अगर किसी ने यहाँ पर बात खत्म कर दी तो वो गलत की है सर, क्योंकि हाई अर्नर सर चार्ज भी तो है 10 मिलियन से ऊपर है, तो 485000 वो भी ऐड होना था जी। अब कितना बन जाएगा? 533500 सर जी। ये आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी, समझ गए जी सर? ले सर ये वाली बात तो थी, मैंने आपको आज बता दी टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी वाली। आपको बताता चलूं, हेड्स ऑफ इनकम को टोटल किया, फिर उसके बाद डिडक्टिव अलाउंस लेस किया, फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम आ गई, फिर उसके बाद रेट अप्लाई किया और टैक्स लायबिलिटी आ गई। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी में आपको सिखा चुका हूं। इसमें टैक्स क्रेडिट लेस करेंगे तो टैक्स पेबल आ जाएगा, इसमें टैक्स क्रेडिट लेस करेंगे तो टैक्स पेबल आ जाएगा, टैक्स क्रेडिट लेस करेंगे तो टैक्स पेबल आ जाएगा।
ये वाली बात थी टोटल, मैंने आपको बता दी। दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स इनकम टू टैक्स लायबिलिटी। मैं आज कुछ और बातें आपके साथ करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये FTR वाली बात मेरा अभी करने को दिल नहीं चाह रहा यार। अभी मैं आपके साथ कुछ आसान बातें करना चाहता हूँ, जो आसान हो, आसान हो, आसान हो। आसान बात कौन सी है? हाँ, ये वाली बात आसान है जी सर। सर जी, वुमेन एंटरप्राइज क्या होती है? यार हमारे पाकिस्तान में 52% खवातीन हैं। तो अब आपको लगता है कि 52% खवातीन को हम कहें कि बस आप कुछ ना करें, माशरे में कोई किरदार अदा ना करें? नहीं सर, गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करें। सर जी, गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, वो कहते हैं कि भाई कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसकी मालिकन औरत हो, पार्टनरशिप है तो सारी पार्टनर खवातीन हो, कंपनी है तो 100% खवातीन की मलकियत हो, और वो ये वाला क्राइटेरिया मीट करती हो। क्या क्राइटेरिया? पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से सर्टिफाइड हो, रिटर्न फाइल करती हो, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करती हो, और विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करती हो। अगर वो ये सब करती होंगी तो 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। 100% का मतलब समझते हो? ओए, कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नहीं सर, ये 2000 टैक्स ईयर 2026 के वाले से ये बात आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे क्या होना है, आगे देखेंगे। सर समझ आ रही? तो पहली बात, दो बातें आपको बताई। पहली बात है कि वुमेन एंटरप्राइज क्या होती है? जिसकी मलकियत खातून या खवातीन के पास हो। अगर सोल प्रोप्राइटर है तो वो औरत हो। और दूसरी क्या बात है? जिसकी मलकियत खवातीन के, पार्टनरशिप है तो वो भी खवातीन हो, और तीसरा क्या है, कंपनी है तो वो भी खवातीन। मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, timely filed income tax return, filed sales tax return, filed withholding tax statement। सर जी, ये सारी बातें पहली कंडीशन है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, मतलब कोई आईटी का काम करता है। हाँ, दूसरे बिजनेस के लिए नहीं। सर वो तो सर्टिफाइड नहीं ना, वो तो PSEB क्यों उसको सर्टिफाइड करेगा? भाई ने बड़ी अच्छी डिस्कशन शुरू की यार। वो कहते हैं कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड तो सिर्फ IT वालों की बात करे। मैंने कहा जी बिल्कुल। तो अगर कोई IT वाला ना हो, खवातीन कोई और काम कर रही हो, तो उन पर ये वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, उनको ये वाली सहूलत नहीं मिलेगी। कोई और सहूलत है? हाँ जी है। वो क्या है? सर वो देख लें, 25% टैक्स रिडक्शन मिलेगी अगर 100% टैक्स क्रेडिट वाला क्राइटेरिया, यानी वो तो IT वालों के लिए कह रहा हूं, उसके अलावा क्या है, 25%। सर जी, टैक्स पेबल वुमेन एंटरप्राइज को 25% रिड्यूस कर दिया जाएगा, और ये रिडक्शन अप्लाई नहीं होगी टू एनी बिजनेस फॉर्म थ्रू द ट्रांसफर, रिकॉन्स्टिट्यूशन और स्प्लिटिंग अप ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। वुमेन एंटरप्राइज, ये वाली बात समझ आई? अगर 100% वाला नहीं मिल रहा तो ये तो है ही है वुमेन एंटरप्राइज के लिए। अगर वो कहते हैं जी 2020 में कंपनी बनी थी जिसमें सारी खवातीन थी, आपने कहना सॉरी, ये वुमेन एंटरप्राइज तो बनी ही 2021 और उसके बाद। सर समझ आ रहा है? तो भाई ये सारी चीज़ें देख लीजिए। आखिरी बात उसने लिखी है, दोबारा बता दूं। वो कहते हैं भाई एक पुरानी कंपनी बनी हुई थी, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। यहाँ 2 भाई और 2 बहनें पार्टनर थी, वो 2 भाइयों ने भी अपने नाम बहनों के नाम ट्रांसफर कर दिए, ताकि शेयर ट्रांसफर कर दिए ताकि ये हमारा टैक्स बच जाए। 2 कंपनियां थी, उन्होंने अलग 4 बना ली हैं ताकि सारी कंपनियों की मलकियत औरतों को दे दी ताकि टैक्स का फ़ायदा मिल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा नहीं।
ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के ट्रांसफर, रिकॉन्स्टिट्यूशन या स्प्लिटिंग अप के ऊपर अगर आप फायदा उसका उठाना चाह रहे हैं तो ये वाली रिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। सर वुमेन एंटरप्राइज, जल्दी से पढ़ ले फिर आगे चलता हूं। कोई हाँ नहीं करो यार, डन है सर जी, चलो। हाँ जी, अब मैं कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा 10.2 से ऑनवर्ड्स एंड तक। वुमेन वाले में क्वेश्चन है, ये 25% रिडक्शन में लिखा हुआ है कि जो 25% वाली रिडक्शन है ना, उसमें वो जो ट्रांसफर वाला और आपने वो रिकंस्ट्रक्शन वाला बताया था उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो जो 100% वाली क्रेडिट वाले हैं उसमें इस तरह पॉसिबल है कि ट्रांसफर या रिकंस्ट्रक्शन वाला हो? वुमेन एंटरप्राइज हो तो चलेगा नहीं, अगर पहले की मतलब मेल जो सारे उसके वो वुमेन एंटरप्राइज पर ही वो वाली बात है ना, जो भी ट्रांसफर या रिकॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब है वो फिर वुमेन एंटरप्राइज पे नहीं ना, जो बनी है इदारा तो वो औरतों के नाम से था, वो ये वाली बात है। ले सर, फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी यार? ये आम कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग में भी इस्तेमाल होता है। जितने का मार्केट में बिक जाए वो फेयर मार्केट वैल्यू, जितने का मार्केट में बिक जाए वो फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट, एसेट, सर्विस, benefit or perquisite at a particular time shall be the price which would ordinarily fetch on sale in the open market at that time. Fair market value of any property or rent or asset or service, benefit or perquisite at a particular time shall be the price which would ordinarily fetch on sale in an open market. ओपन मार्केट को ओपन मार्केट में बेचने पर जो पैसे कमाए जाएंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन किया जाएगा विदाउट हैविंग रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और नॉट कन्वर्टेबल। मार्केट में बेचेगा जितने का बिका वो फेयर मार्केट वैल्यू है, लेकिन एक बात बड़ी कीमती वो कह रहा है भाईजान आप विदाउट हैविंग रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है। पता है क्या मतलब है इसका? सर जी मैंने आपको एक गाड़ी बेची और आपको कहा भाईजान ये गाड़ी आप आगे किसी को नहीं बेच सकते, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर अगले 3 साल तक। आप मुझसे गाड़ी 5 लाख पे खरीदने को रजामंद थे, जैसे ही मैंने ये शर्त लगाई कि आप अगले 3 साल तक आगे नहीं बेच सकते, आपने कहा नहीं भाईजान अब मैं ये 4 लाख की खरीदूंगा। तो सिर्फ ये एक शर्त लगाने की वजह से वैल्यू में कितना फर्क आ गया? 1 लाख का। टैक्स वाले कहते हैं जब आप फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करोगे तो इस पहलू को कंसीडर नहीं करोगे कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है। इसका मतलब ये है कि भाईजान फेयर टैक्स वालों के मुताबिक उस गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू 4 लाख नहीं होगी बल्कि 5 लाख होगी। वो कहता है इस पहलू को कंसीडर ना करो, इस पहलू को कंसीडर ना ही करो। इट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश, इट इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश, ये कन्वर्टेबल टू कैश नहीं। Fair market value shall be determined without having regard to restriction on transfer and it is not convertible to cash. Where the price referred above cannot be determined ordinarily. Where the price referred above cannot be determined ordinarily, the board may determine fair market value of the immovable property of the। वो कहता है अगर प्राइस ऑर्डिनरीली डिटरमिन नहीं कर सकते तो बोर्ड डिटरमिन करेगा प्राइस। अच्छा, जिस तरह रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर के फैक्टर को कंसीडर नहीं करना, इसी तरह कन्वर्टेबल टू कैश नहीं होगा। तो आपको गाड़ी बेची और आपको कहा कि आप गाड़ी के बदले गाड़ी मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे जब आप बेचना चाहोगे, इसका मतलब है ये नॉट कन्वर्टेबल इनटू कैश है। टैक्स वाले कहते हैं इसकी वजह से भी वैल्यू कम हो जाती है।
टैक्स वाले कहते हैं जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है तो इस पहलू को कंसिडर नहीं करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करनी है, price referred above cannot be determined ordinarily. The board may determine the fair market value of the immovable property. Where the fair market value of any immovable property of the areas or areas has not been determined by the board, the fair market of such immovable property shall be fixed by the district officer or provisional or any other authority authorized in this behalf for the purpose of stamp duty. सर जी वो कहता है फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, प्राइस रेफर्ड अबव अगर डिटरमिन नहीं कर सकते ऑर्डिनरीली तो बोर्ड डिटरमिन करेगा। और द वे द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एरियाज और एरियाज हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड, और अगर बोर्ड भी डिटरमिन नहीं कर पाया तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा जिसको डीसी रेट बोलते हैं, that value shall be taken as fair market value for the, जो डीसी रेट होता है ना स्टाम्प पेपर पे भी वही लिखा होता है, तो वो रेट लेंगे सर। जी सर। फेयर मार्केट वैल्यू को जल्दी से रीड कर लें फिर आगे चलते। बड़ी आसान एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट बताने को क्या समझा जाएगा। मैंने पैसे कब वसूल किए, मैंने एसबीआई वालों को कहा मुझे सैलरी दे दी, क्या समझा जाएगा मैंने पैसे कब वसूल किए, जब मैं एसबीआई के अकाउंट्स ऑफिस में जाके सैलरी का चेक लिया समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। जब मेरे अकाउंट में पैसे आ गए समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। केस नंबर 2, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, अली जाकर एसबीआई के अकाउंट्स ऑफिस से मेरा चेक ले लो। जिस वक्त मेरे भाई ने वो चेक वसूल किया मेरी सैलरी का समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। तीसरी बात, मुझे एसबीआई से फोन आया, अस्सलाम वालेकुम सर आपका सैलरी का चेक आ गया, अब मैं वसूल करूं या ना करूं। जब वो मेड अवेलेबल हो जाएगा समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए। चौथी और बड़ी कीमती बात, सर मेरी इनकम मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए, 10,000 रुपये का टैक्स कटने के बाद मुझे मिलता है 90,000 रुपये। 10,000 का टैक्स कटने के बाद मुझे मिलता है 90,000 रुपये। ये वाला जो टैक्स कटा है ना, 10,000 का टैक्स कटने के बाद मुझे मिलता है 90,000 रुपये। ये जो टैक्स कटा है क्या ये भी अब मेरी रिसीट ऑफ इनकम 1 लाख होगी या 90,000 होगी? 90,000 होगी। नहीं सर जी, मेरी रिसीट ऑफ इनकम 1 लाख होगी। पता है क्यों? वो कहता है अगर अप्लाइड अंडर एनी लॉ है तो भी समझा जाएगा मैंने वसूल की है, यानी मेरी रिसीट 1 लाख समझी जाएगी। या मेरा पॉइंट समझा रहे? क्योंकि अगर अप्लाइड अंडर लॉ है तो भी समझा जाएगा मैंने वसूल किया। 4 बातें थी, चारों बता दी, जल्दी से रीड करें फिर आगे चलता हूं। सर जी E12 आपकी होम असाइनमेंट है, नोट कर लीजिए। रिकॉर्ड एक्सपेंसेस किसको कहते हैं? रिकॉप कहते हैं रिकवर करने को। सर जी मैंने 2024 में खर्चा किया था, को परचेजेस की थी, इनकम में से माइनस कर ली थी। 2025 में परचेज रिटर्न हो गई, पैसे मुझे वापस मिल गए, अब दोबारा इनकम में शामिल कर लूंगा। सिंपल, इसको कहते हैं रिकॉप्ट, दोबारा इनकम में शामिल कर लूंगा। ऐसा भी हो सकता है मुझे पैसे मिल जाएं, इनकम में शामिल हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है मुझे पैसे ना मिले, मैं उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले आया हूं। सर जी मैंने पैसे रिकवर कर लिए इन काइंड और इन कैश, तो ये क्या हो गया? ये रिकॉप्ड हो गया। सर एक तीसरी सिचुएशन है, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये गिवन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको माफ कर दे, वेव कर दे। पिछले साल एक्सपेंस था, इस साल पे नहीं किया, माफ हो गया, ये भी इनकम है।
या जब आपने एक्सपेंस किया था ना, तो इनकम में से इसलिए माइनस हो जो क्योंकि आपने उसको अदा करना था। अगर आपने अदा नहीं किया तो वो क्या हो गया है, माफ हो गया, तो भी वो इनकम है। सर समझ आ रहा है? जी सर। ये है रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। अगला आ गया करेंसी कन्वर्जन। सर जी टैक्स वाले कहते हैं हम किसी करेंसी को नहीं मानते, ना डॉलर को ना यूरो को, सिर्फ किसको मानते हैं, रुपी को मानते हैं, सिर्फ रुपी को मानते हैं। अब अगर कोई बंदा बाहर से मशीन इंपोर्ट कर रहा है तो वो तो डॉलर में ही आएगी ना, तो टैक्स वालों को कैसे करेंगे, वो कहते हैं कन्वर्ट करो। किसके मुताबिक, स्टेट बैंक के रेट के मुताबिक। स्टेट बैंक के रेट के मुताबिक इसको क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। सर दिस इज 10.5। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम। अगर एक हेड ऑफ इनकम सीज हो चुका है, अगर एक हेड ऑफ इनकम सीज हो चुका है और आपको सीज होने के बाद दोबारा उसी हेड ऑफ इनकम के जरिए इनकम वसूल होती है, तो हम क्या करेंगे, हम उस हेड ऑफ इनकम के अंदर वो इनकम शामिल करके टैक्स ऐसे करेंगे जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। आपकी किताब में एक एग्जांपल है, एक बंदा कारोबार करता था, उसकी दुकान को आग लग गई, दुकान को आग लग गई, कारोबार बंद हो गया। अगले साल उसने नौकरी शुरू कर दी। अब हेड ऑफ इनकम बिजनेस सीज हो गया था और इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही थी, उसको इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। हेड ऑफ इनकम की बात कर रहा हूं, हेड ऑफ इनकम की बात कर रहा था। अगर एक हेड ऑफ इनकम सीज हो गया, खत्म हो गया, अगर एक हेड ऑफ इनकम खत्म हो गया और बिजनेस खत्म हो गया, अब नया हेड ऑफ इनकम आ गया, उस हेड ऑफ इनकम में, उस हेड ऑफ इनकम, नया हेड ऑफ इनकम आ गया, पुराना हेड ऑफ इनकम सीज हो गया, नया हेड ऑफ इनकम आ गया, लेकिन पुराने हेड से कोई इनकम आपके पास आ गई है, पुराने हेड से कोई इनकम आपके पास आ गई, तो वो इस तरह टैक्स होगी जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। कारोबार को आग लग गई थी, बिजनेस का हेड खत्म हो गया था, आपने नौकरी शुरू कर दी थी, सैलरी के हेड में इनकम आ रही थी, अचानक वो जो बिजनेस खत्म हुआ था उसके इंश्योरेंस के पैसे आपको मिल गए, तो वो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में ऐसे टैक्स होंगे जैसे वो कभी सीज हुआ ही नहीं था। समझ गए? फिर उसके बाद आगे चलो, आज की आखिरी बात। सर जी आप अपनी इनकम को या रिसीट बेस पर टैक्स करते हो या एक्रूअल बेस पर टैक्स करते हो? वो कहते ऐसा ना हो कि जब रिसीवेबल था आप तब भी इनकम बुक कर लो और जब कैश वसूल करो तब भी इनकम बुक कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब पैसे रिसीवेबल हो तब भी इनकम बुक कर लो और जब पैसे एक्चुअली रिसीव हो तब भी इनकम बुक कर लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए जब पैसे पेबल थे तब भी एक्सपेंस में से माइनस कर, एक्सपेंस के तौर पे माइनस कर दो, और जब एक्चुअल में कैश दो तब भी माइनस कर दो। यानी एक इनकम दो बार टैक्स नहीं होनी चाहिए और एक एक्सपेंस दो बार इनकम में से माइनस नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं डबल डिडक्शन और डबल डेरिवेशन। सर समझ आ गई? ये डिस्कशन थी, मैंने लास्ट वाला एरिया आपसे कवर किया। आज के लिए इतना ही था, आगे इंशाल्लाह कल कर रहे होंगे। जितना कराया साथ साथ करें, E11 से लेके E15 तक इसकी एग्जांपल्स हैं, वो भी करनी है। आ जाओ ना भैया, बाय।